हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग की, जिसके बाद हमने नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट का मीनिंग समझा था। उसके बाद हमने बात की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन कोड की। इसके बाद हमने देखा था ट्रीटी ऑफ वियना, और आज हम बात करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे यूरोप में 1830 से लेकर 1848 तक डिफरेंट रेवोल्यूशंस हुई, डिफरेंट रिवॉल्ट हुए। यह रिवॉल्ट किसने किए, कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये रिवॉल्ट हुए, इन रिवॉल्ट के क्या रीजंस थे, इन सभी टॉपिक्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला रिवॉल्ट। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, 1815 में नेपोलियन की डेथ के बाद कंजर्वेटिव ग्रुप पावरफुल हो गया। इन्होंने वियना ट्रीटी की। उस ट्रीटी में बहुत से चेंजेस किए गए, जिसमें सबसे पहला था फ्रांस में बॉर्बन एम्पायर को फिर से रीस्टोर कर दिया। लेकिन इन सभी चेंजेस के बाद जो लिबरल ग्रुप था वह बहुत नाराज़ था। इस ग्रुप के बहुत से लोग रेवोल्यूशनरीज हो गए, जिसके बारे में भी हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी का नाम था जूज़ेप्पे मज़ीनी। इन्होंने इटली में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था, और इनसे इंस्पायर्ड होकर यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में भी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के जो लोग थे वह लिबरल नेशनलिस्ट थॉट के थे, और यह मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। यह मिडिल क्लास एजुकेटेड लोगों का ग्रुप था, जिसमें प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्लर्क एट्सेट्रा लोग आते थे। इन्होंने यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट ईयर में रेवोल्यूशन की थी। इसमें सबसे पहले जो रेवोल्यूशन हुई थी वह थी जुलाई 1830 में फ्रांस में होने वाली रेवोल्यूशन। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में देखा था, कंजर्वेटिव ग्रुप ने वियना ट्रीटी के बाद फ्रांस में फिर से मोनार्की रिज्यूम कर दी थी, और बॉर्बन किंग को वहाँ का राजा बना दिया गया था। लेकिन 1830 में एक बार फिर से फ्रांस में रिवॉल्ट हुआ, और इस रिवॉल्ट में लिबरल क्लास लोगों ने वहाँ के बॉर्बन किंग को हटा दिया, और वहाँ पर एक नया किंग जिसका नाम था लुइस फिलिपी, उसको बिठा दिया गया। लेकिन यह लुइस फिलिप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था। इसके पास ऑटोक्रेटिक पावर नहीं थी। इट मीन्स यह मोनार्क तो था, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर ही काम कर रहा था। तो इस तरीके से 1830 में एक बार फिर से लिबरल क्लास ग्रुप ने अपनी पसंद का एक नया किंग लुइस फिलिप को बिठा दिया। 1830 में होने वाले इस रिवॉल्ट के बारे में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने एक कमेंट किया था। उन्होंने कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट यूरोप कैचेस कोल्ड। इट मीन्स अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। इट मीन्स कि अगर फ्रांस में कोई रिवॉल्ट हुआ है तो उस रिवॉल्ट का इफ़ेक्ट पूरे यूरोप पर होता है। और ऐसा ही हुआ। जब 1830 में फ्रांस में यह रिवॉल्ट हुआ, उसी समय ही ब्रुसेल में, जो उस समय किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर में था, वहाँ पर रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, और इसी ईयर में ब्रुसेल नीदरलैंड से अलग हो गया। इसी तरीके का एक रिवॉल्ट ग्रीस में भी हुआ था। ग्रीस उस समय ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से 1821 से ही
इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहा था, लेकिन जब 1830 में फ्रांस और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ में रिवॉल्ट हुआ तो उसका इफ़ेक्ट ग्रीस पर भी पड़ा। ग्रीस के नेशनलिस्ट लीडर इससे इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने अपनी इस डिमांड को फिर से ऑटोमन एम्पायर के सामने रखा और ग्रीस की इस डिमांड को यूरोप के अदर नेशनलिस्ट लीडर्स, आर्टिस्ट और फिलोसफर्स ने भी सपोर्ट किया। और इस तरीके से 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ग्रीस ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया और उसको इंडिपेंडेंस मिल गई। तो इस तरीके से आपने देखा 1830 में पहले फ्रांस में रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद ब्राज़ील में और उसके बाद ग्रीस में हुआ। अभी तक आपने देखा यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में रिवॉल्ट और वॉर की वजह से ही लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो रही थी और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो रहे थे और नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे। इसी समय यूरोप में एक न्यू आइडिया भी डेवलप कर रहा था। उस आइडिया का नाम था रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म क्या होता है? रोमांटिसिज्म के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के सिटीजन्स में नेशनलिज्म की अगर फीलिंग क्रिएट करनी है तो उस फीलिंग को क्रिएट करने के लिए उस कंट्री के कल्चर को बेस बनाना चाहिए और कल्चर को बेस बनाकर नेशन स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहिए। इट मीन्स अगर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए उस कंट्री के आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक, ड्रामा जैसी चीज़ों का यूज़ करके भी लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की जा सकती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी कंट्री में 2 नेशनल फेस्टिवल हैं, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के दिन आप लोग स्कूल जाते होंगे। स्कूल में डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इन प्रोग्राम्स में पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए जाते हैं, स्टूडेंट्स पैट्रियोटिक पोएम सुनाते हैं, आप लोग फ्लैग होस्ट करते हैं, पैट्रियोटिक थीम पर प्ले किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है? इन सब चीज़ों की वजह से आपके मन में अपने नेशन के लिए फीलिंग क्रिएट होती है। तो आपने देखा सॉन्ग, प्लेस, पोएम के थ्रू हमारे मन में किस तरीके से पैट्रियोटिक फीलिंग क्रिएट हुई। इसी को ही रोमांटिसिज्म कहते हैं। रोमांटिसिज्म को फॉलो करने वाले लोग ये कहते थे अगर लोकल पीपल को अपनी पुरानी हिस्ट्री, नेशनल लीडर्स की ऑटोबायोग्राफी, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, इन सब चीज़ों को प्लेस के थ्रू सुनाया जाए, दिखाया जाए, तो वहाँ के लोगों के मन में अपने आप ही नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। और जब लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो जाएगी तो वह अपने नेशन की इंडिपेंडेंस की डिमांड अपने आप करेंगे और वह नेशन यूनिफाइड हो जाएगा, उसे इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। आपकी बुक में रोमांटिसिज्म के आइडिया को फॉलो करते हुए नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के डिफरेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड के अकॉर्डिंग कॉमन पीपल के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करने के लिए वहाँ के फोक सॉन्ग और फोक डांसेस को यूज़ किया जा सकता है। वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ करके भी लोगों के मन में, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब स्टेट लैंग्वेज का यूज़ करके लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की जा सकती है। लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए किसी भी कंट्री को पर्सोनिफाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को भी पर्सोनिफाई किया गया। इंडिया की एक एलेगरी बनाई गई और उस एलेगरी का नाम था भारत माता। इट मीन्स अब हमें ये कहा गया कि यह देश एक नेशन ही नहीं है बल्कि ये आपकी माँ है और उस माँ का नाम रख दिया भारत माता। अब भारत माता हमारे देश की एलेगरी है और हम अब अपने देश को
माँ के रूप में रेस्पेक्ट देते हैं। इसी तरीके से जर्मनी के लोगों ने अपने देश की एलेगरी बनाई और उसको नाम दे दिया जर्मेनिया। फ्रांस ने भी अपने देश की एक एलेगरी बनाई और उसको नाम दे दिया मैरियाने। तो इस तरीके से आपने देखा इंडिया, जर्मनी, फ्रांस के आर्टिस्ट ने हम जैसे कॉमन पीपल को अपनी कंट्री के साथ जोड़ने के लिए अपने देश की एक फीमेल एलेगरी बनाई, जिसकी वजह से हमारे मन में अपने देश के लिए सेंटिमेंट्स क्रिएट हुए और नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। इसी तरीके से पोलैंड ने ही लैंग्वेज को बेस बनाकर अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। जैसा कि आपको पता है, वियना ट्रीटी के बाद पोलैंड को रशिया को दे दिया गया था। अब पोलैंड रशिया का एक पार्ट था। रशिया में जाने के बाद पोलैंड के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। रशियन गवर्नमेंट ने सभी स्कूल में, चर्च में रशियन लैंग्वेज को प्रमोट किया और पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया। इस बात से नाराज़ होकर पोलैंड के पॉप और बिशप ने रशियन गवर्नमेंट की इस बात को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने टीचिंग्स को अब भी पॉलिश लैंग्वेज में ही देंगे, बच्चों को पॉलिश लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे। रशियन गवर्नमेंट ने इस तरीके के पॉप और बिशप को एग्जाइल कर दिया, उनको पनिशमेंट दी, उन्हें पोलैंड से निकाल दिया। लेकिन रशियन गवर्नमेंट के इस स्टेप के बाद भी वहाँ के कॉमन पीपल रशियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और यही लैंग्वेज का इशू इतना बड़ा हो गया कि पोलैंड रशिया से अलग हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से रोमांटिक आइडियाज़ के थ्रू भी लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की जा सकती है। यूरोप में होने वाली इन रेवोल्यूशन के पीछे रोमांटिक आइडियाज़ के बाद और भी कुछ रीजंस थे। इसमें नेक्स्ट रीज़न था इकोनॉमिक हार्डशिप। 19th सेंचुरी में यूरोप की पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ गई थी, लेकिन इस पॉपुलेशन को देने के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था। इट मीन्स यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो गई, काम करने वाले ज़्यादा हो गए और उनके कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट कम हो गए। यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया था, सिटीज़ में फैक्ट्रीज़ लगना स्टार्ट हो गई थी। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूरोप की लेबर क्लास लोग जो पहले एग्रीकल्चर का वर्क करते थे, वह अब विलेज से सिटी की तरफ माइग्रेट होने लगे और सिटीज़ जो हैं वो ओवर क्राउडेड हो गई। यहाँ पर बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने लगी, फूड के प्राइजेस बढ़ गए और फूड के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि पुअर पीपल को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। इसी बीच में पीजेंट्स की हार्वेस्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ख़राब हो गया और उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। तो इस तरीके की सिचुएशन पूरे यूरोप में देखने को मिल रही थी और इस तरीके की सिचुएशन का सबसे पहला जो असर हुआ वो हुआ हमेशा की तरह फ्रांस में। अब की बार जो फ्रांस में रिवॉल्ट हुआ था वो हुआ था 1848 में। फूड की शॉर्टेज थी, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। इस वजह से पेरिस में लोकल पीपल सड़कों पर आ गए और उन्होंने जो मोनार्क लुइस फिलिप था उसके अगेंस्ट फिर से रिवॉल्ट कर दिया और उसको अपनी गद्दी से हटा दिया गया। इट मीन्स जो मोनार्कियल गवर्नमेंट लुइस फिलिप की थी उसे हटाकर एक नई गवर्नमेंट आई जिसका नाम था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के आते ही उसने 21 ईयर और इससे अबव के जो एडल्ट पीपल थे उन सबको वोटिंग का राइट दे दिया। इसके अलावा उनसे यह प्रॉमिस किया कि वह जल्द से जल्द फ्रांस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेंगे। फ्रांस के इतने रिवॉल्ट को सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई फ्रांस में कितनी बार रिवॉल्ट हुआ था। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले 1789 में फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था
जिसमें लुईस 16 को हटाकर नेशनल असेंबली नाम की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में ले लिया और इस रिपब्लिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया। उसके बाद फ्रांस में नेपोलियन इरा स्टार्ट हुआ। यह इरा 1815 तक चला। 1815 में नेपोलियन की डेथ हो गई और इस डेथ के बाद वियना ट्रीटी हुई। वियना ट्रीटी में फिर से एक नया मोनार्क आया जिसका नाम था बॉर्बन किंग। 1815 के बाद 1830 में एक बार फिर से रिवॉल्ट हुआ जिसमें बॉर्बन किंग को हटाकर एक नया किंग आया जिसका नाम था लुईस फिलिप। लुईस फिलिप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था। इस मोनार्क ने 1848 तक रूलिंग की। 1848 में अब फिर से ये रिवॉल्ट हुआ और इस रिवॉल्ट के बाद फ्रांस में मोनार्कल सिस्टम फिर से ख़त्म हो गया और वहाँ पर दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली आ गई। तो ये थी अब तक की समरी जो मैंने आपको रिकॉल कराई फ्रांस के बारे में। अब इसके बाद इसी तरीके का एक रिवॉल्ट 1845 में सिलेसिया में हुआ था। सिलेसिया पोलैंड की एक सिटी थी। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे यहाँ के वीवर्स को और यहाँ के वीवर्स उनके लिए कपड़ा बुनते थे या टेक्सटाइल बनाते थे। यह वीवर्स टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के लिए बहुत मेहनत करते थे। इनकी पूरी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व रहती थी। लेकिन उसके बाद भी जब यह प्रोडक्ट की डिलीवरी देते थे तो कॉन्ट्रैक्टर उसके बदले में इन्हें बहुत कम पेमेंट करते थे। इस बात से नाराज़ होकर सिलेसिया में इन वीवर्स ने एक रिवॉल्ट कर दिया था। यह रिवॉल्ट 1845 में हुआ था। इस रिवॉल्ट में सिलेसिया के वीवर ने कॉन्ट्रैक्टर पर अटैक कर दिया, उसके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसके गोडाउन्स में आग लगा दी थी और उसके गोडाउन में रखे हुए जो टेक्सटाइल थे उसको भी जला दिया गया था। तो इस रिवॉल्ट को वीवर्स का रिवॉल्ट भी कहते हैं। तो अब तक आपने देखा 1830 से लेकर 1848 तक यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत से रिवॉल्ट हुए। अभी ये रिवॉल्ट ख़त्म नहीं हुए हैं। नेक्स्ट रिवॉल्ट जर्मनी में हुआ था 1848 में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। थैंक यू so much.